अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिस्क की। हर इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ जरूर रिस्क होता है, लेकिन रिस्क भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो हम इन सारे रिस्क को समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कि कोई भी इन्वेस्टमेंट होता है उसमें जो रिस्क एसोसिएटेड होते हैं इतने सारे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बिजनेस रिस्क की। जो बिजनेस रिस्क होता है वो क्या होता है? वेरिएबिलिटी ड्यू टू द फर्म्स ऑपरेशन। ये एक ऐसा रिस्क होता है जिसमें जो रिस्क होती है वो कंपनी के ऑपरेशन से रिलेटेड होता है। अगर किसी कंपनी का बिजनेस परफॉर्मेंस फ्लक्चुएट करता है तो इसका इफेक्ट उसके स्टॉक पे जरूर पड़ेगा, तो जिससे आपका रिटर्न भी इफेक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए कि आप एक कंपनी का कोई प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा नहीं चल रहा है और उसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो उस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस करेगा, जिसका असर उसके शेयर प्राइस पे पड़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पे पड़ेगा। तो दैट इज व्हाट वी कॉल बिजनेस रिस्क। अब फाइनेंशियल रिस्क की बात करें कि फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? अनसर्टेनिटी फ्रॉम द डेब्ट फाइनेंसिंग फाइनेंशियल लेवरेज। ये क्या होता है? फाइनेंशियल रिस्क ये एक रिस्क होता है तब जब कंपनी अपने फाइनेंसिंग के लिए ज्यादा डेब्ट यूज करती है, मतलब लोन ज्यादा लेती है, बैंक से लोन ले या फिर कहीं और से लोन ले तो डेब्ट ज्यादा लेती है, यानी फाइनेंशियल लेवरेज। डेब्ट पे जो पैसे रेज करते हैं वो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होती है कि जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं उससे तो कॉस्ट इफेक्टिव होती है, लेकिन अगर कंपनी का प्रॉफिट ही कम हो जाए तब इसका असर करेगा किस पे? कंपनी के प्रॉफिट पे और उसका फर्दर स्टॉक पे, उसके कंपनी के शेयर पे। तो ये जो फाइनेंशियल रिस्क है वो क्या होता है? वो अनसर्टिनिटी फ्रॉम डेब्ट फाइनेंसिंग, याद रखिएगा। फिर आता है लिक्विडिटी रिस्क, मतलब कि कैश में कन्वर्जन को लेकर के थोड़ा रिस्क होता है कि उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो डिफिकल्टी कन्वर्टिंग एसेट्स इनटू कैश नियर देयर वर्थ, मतलब ये होता है कि जब आप अपने एसेट्स को क्विकली कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं या फिर आपको एसेट्स के एक्चुअल वर्थ से कम प्राइस मिलता है, वो उसको कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क। अगर एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर आप अपने रियल स्टेट में आपने इन्वेस्टमेंट किया, अब आपको इमरजेंसी में पैसा चाहिए होगा, अब फ्लैट आपने ले लिया है लेकिन वो बिकने में टाइम लगेगा, या आपको जब चाहिए होगा आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उससे आपको कम पैसा मिल जाए, तो इसको कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क। अब आते हैं एक्सचेंज रेट रिस्क। ये रिस्क क्या होता है? सपोज कीजिए कि आपने पैसा जो लगाया है फॉरेन कंपनी में लगाया है या फॉरेन शेयर में लगाया है और वहां के मार्केट में फ्लक्चुएशन आती है, तो उससे क्या होगा? या फिर आपके ही डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो जाता है, तो प्रॉफिट तो आपका बढ़ेगा, लेकिन अगर अपना डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो मजबूत हो जाता है, मतलब जो डॉलर का जो वैल्यू है उसके अगेंस्ट में रुपीस का जो वैल्यू है वो कम हो जाए। सपोज कीजिए कि आपने जब लगाया वो $1 का जो वैल्यू था, $1 का वैल्यू उस वक्त था सपोज कीजिए कि 80 रुपीज, और आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे $1 का जो वैल्यू है वो अभी आ जाए 75, मतलब मजबूत हुआ, यहाँ पे आपको घाटा लग सकता है। तो ये क्या कहते हैं? एक्सचेंज रेट रिस्क। ठीक है। फिर पॉलिटिकल रिस्क की बात करें, जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होता है। मान लेते हैं कोई गवर्नमेंट है तो वो जो डिसइन्वेस्टमेंट को वो क्या करती है? सपोर्ट करती है, उसके बारे में उसको इनकरेज करती है, और उसके कारण बहुत सारे एफडीआई आते हैं। लेकिन जो दूसरी पॉलिटिकल है वो सरकार गिर जाए, दूसरी सरकार आ जाए और वो जो डिसइन्वेस्टमेंट को सपोर्ट नहीं करती है, तो फिर एफडीआई जितने हैं वो पैसे वापस नहीं लेंगे, तो वहां पे आपकी जो वैल्यू है, आपने जो पैसा लगाया है उसका रिस्क आपको होता है। तो ये रिस्क किसी कंट्री के पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो जाए तो इन्वेस्टमेंट पे उसका असर पड़ता है, तो इसको कहते हैं पॉलिटिकल रिस्क। अब जियो पॉलिटिकल रिस्क क्या है? जैसे अगर कोई वॉर हो जाए या फिर कोई टेररिज्म कुछ हो जाए, टेररिस्ट अटैक हो जाए, या फिर कोई इंटरनेशनल टेंशन हो जाए, जैसे यूक्रेन और अभी रशिया में चल रहा है, या इजराइल और ईरान में चल रहा है, जिसके कारण ऑयल प्राइस भी इफेक्ट हो रहा है। तो ये क्या है? कौन तरह का रिस्क है? ये जियो पॉलिटिकल रिस्क है। फिर बात करते हैं रेगुलेटरी रिस्क की। ये क्या होती है? रेगुलेटरी रिस्क की बात करें तो ये रिस्क तब होता है जब इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन चेंज हो जाते हैं, जैसे न्यू रूल्स आने से इन्वेस्टमेंट की जो कंडीशन है वो चेंज हो जाए, तो उसको कहते हैं रेगुलेटरी रिस्क। तो अनसर्टिनिटी ड्यू टू चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन, जैसे अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में
न्यू रेगुलेशन इंट्रोड्यूस हो जाए तो रिटर्न की जो लिमिट है वो उस पर ही आ जाए तो इन्वेस्टर को उसके रिटर्न पे फर्क पड़ेगा। कोई चार्जेस ही आ जाए, गवर्नमेंट कोई जीएसटी बढ़ा दे, है ना, वो चेंजेस कर दे, तो ये रेगुलेटरी रिस्क भी रहता है किस पे, रिटर्न पे आपके। तो इन्वेस्टमेंट पे ये सारी चीजें रहती हैं। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? जब कभी भी रिस्क बढ़ेगा तो रिटर्न भी बढ़ेगा, क्या जब कभी भी रिटर्न बढ़ेगा तो रिस्क भी बढ़ेगा, या फिर वैसे वर्षा? तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब है कि जैसे जैसे हायर रिस्क लीड टू हायर पोटेंशियल रिटर्न। तो याद रखिएगा कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, पॉजिटिव है। मतलब जब कभी भी रिस्क बढ़ेगा रिटर्न बढ़ेगा तो रिस्क भी बढ़ेगा, ठीक है। फिर है रिस्क प्रीमियम इंक्रीजेस विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर रिटर्न वोलेटिलिटी। रिस्क प्रीमियम की बात हम लोग कर चुके हैं। ये प्रीमियम आपको ज्यादा तब मिलेगा जैसे जैसे आपका रिस्क बढ़ता जाएगा। तो अब नॉन लीनियर एसोसिएशन, रिटर्न डू नॉट इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली विद ईच यूनिट ऑफ रिस्क। ऐसा नहीं है कि हमेशा जब आपका रिस्क बढ़ेगा तो रिटर्न भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी अच्छा नहीं कर रही है और आपने रिस्क ले लिया है तो आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा, ये ऐसा नहीं होता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जब यहाँ पे नॉन लीनियर एसोसिएशन की बात करें तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है कि रिस्क के हर यूनिट के इंक्रीज के साथ साथ आपका रिटर्न भी प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो। ऐसा कभी कभी रिस्क तो ज़्यादा हो जाता है लेकिन रिटर्न उसके अकॉर्डिंगली नहीं होता है, ठीक है। फिर आते हैं इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी। ये क्या है? द रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप डिफर बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल रिस्क टॉलरेंस। हर आदमी के रिस्क की कैपेसिटी एपेटाइट डिफरेंट होती है। तो रिस्क रिटर्न एक्सपेक्टेशन हर इन्वेस्टर के लिए डिफरेंट होता है बेस्ड ऑन कि उनके रिस्क टॉलरेंस क्या है। कुछ लोग हाई रिस्क लेना प्रेफर करते हैं ताकि उनके जो है हाई रिस्क में हाई रिटर्न मिल सके, जबकि कुछ लोग बोलते नहीं, मुझे रिस्क कम चाहिए भाई, थोड़ा कम चाहिए, मुझे रिटर्न कम चाहिए, रिस्क भी कम चाहिए। तो ये क्या है, इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी। तो इस पर भी डिपेंड करती है कि आपका जो रिस्क एपेटाइट है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। अब आते हैं टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, किस किस तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बहुत सारे होते हैं और उनको ब्रॉडली अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो सबसे पहले आता है, जो ब्रॉडली अगर क्लासिफिकेशन करेंगे तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, क्लेम ऑन फ्यूचर कैश फ्लो, एग्जांपल स्टॉक एंड बॉन्ड। नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, रियल एसेट्स लाइक रियल एस्टेट, गोल्ड, कमोडिटीज। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो आपके कैश फ्लो पर बेस्ड होती है, जैसे स्टॉक, बॉन्ड और जैसे और भी कुछ ले सकते हैं। ये आपको ओनरशिप या लोन का क्लेम देते हैं जिससे आप फ्यूचर में रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वो होती है जो रियल एसेट्स में इन्वेस्ट की जाती है, जैसे रियल एस्टेट में, गोल्ड में, कमोडिटीज में। ये टेंजिबल होते हैं, इन्हें आप फिजिकली छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। और जो नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होते हैं वो नॉन इनटेंजिबल होते हैं, उसको आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी वर्सेस नॉन सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट की। ये क्या है? सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट ये वो इन्वेस्टमेंट है जो ट्रांसफरेबल होता है, यानी कि आप एक जगह से, एक आदमी से दूसरे आदमी के नाम पे इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे शेयर, बॉन्ड्स। ये क्या होता है? सिक्योरिटी होता है। नॉन सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो आप ट्रांसफरेबल नहीं होता है, जैसे फिक्स डिपॉजिट, इंश्योरेंस। ये सारे क्या होते हैं? ये नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं, जो नॉन सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं इक्विटी रोल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट इज इक्विटी शेयर्स? इक्विटी होता क्या है? इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंट करते हैं ओनरशिप को किसी भी कंपनी का। मतलब जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, जिससे आपको डिविडेंड और वोटिंग राइट भी मिलते हैं। तो इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट ओनरशिप। याद रखिएगा, जब आप इक्विटी खरीदते हैं तो ओनरशिप मिल जाता है कंपनी के, जितने भी आपने शेयर लेके उतने हिस्से के। तो इंटाइटल्स
इंटाइटल होल्डर टू डिविडेंड्स एंड वोटिंग राइट। अगर कंपनी अच्छा करती है तो आपको डिविडेंड भी मिलता है उससे और आपको वोटिंग राइट्स भी मिलती है। रिवॉर्ड इन्वेस्टर थ्रू डिविडेंड एंड कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब जब कभी भी अगर इसमें प्रॉफिट होती है किसी कंपनी में, आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसका शेयर लिया, इक्विटी शेयर लिया, तो वो कंपनी आपको रिवॉर्ड देती है इन्वेस्टर को अपने डिविडेंड दे करके, और जो कैपिटल है वो भी एप्रिशिएट करता है। अच्छा, इसमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, क्या है? टाइम डाइवर्सिफिकेशन, रिड्यूस रिस्क ओवर लॉन्गर होल्डिंग पीरियड। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विटी में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट, टाइम के साथ आपका जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है। अभी आपने फ्लैक्चुएट किया, डाउन गया, फिर अब गया, अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं या फिर 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तब आपको बेनिफिट मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इक्विटी ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे सकता है। बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 साल के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंपनी का स्टॉक होल्ड कर लीजिए, रख लीजिए, तो शॉर्ट टर्म मार्केट में फ्लक्चुएशन का जो इफेक्ट है वो भले ही हो सकता है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा उस कंपनी के शेयर लेने पे। तो ये होगी आपका इक्विटी। अब बात करते हैं कि लिस्टेड वर्सेस अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट। लिस्टेड तो पता ही है हम लोगों को कि लिस्टेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज विद कंटिन्यूअस प्राइसिंग। मतलब लिस्टेड इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं जहां उनका प्राइस कंटिन्यूअसली अप एंड डाउन और अपडेट होता रहता है। ये ज़्यादा लिक्विड होते हैं, यानी आप इन्हें आसानी से बाय और सेल कर सकते हैं, लेकिन इनका प्राइस मार्केट सेंटिमेंट से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है। मार्केट जिस तरह से रहेगा उस हिसाब से इनकी प्राइस अप एंड डाउन होती रहेगी। तो हायर लिक्विडिटी बट मोर इन्फ्लुएंस बाय द मार्केट सेंटिमेंट। उसी तरह अगर हम लोग अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टेड ये लिस्टेड नहीं होते हैं, वो प्राइवेटली हम लोग ट्रेड करते हैं, तो ट्रेडेड प्राइवेटली विद पीरियोडिक प्राइसिंग। तो अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट ये प्राइवेट ट्रेड होते हैं और इनका जो प्राइस होता है वो फिक्स इंटरवल पे अपडेट होता है। ये कम लिक्विड होते हैं, यानी कि आप बहुत जल्दी इसको आप सेल और परचेज नहीं कर सकते हैं, ना आपको बहुत ज़्यादा बायर मिलेंगे ना सेलर मिलेंगे। इसीलिए कभी कभी आपको इलिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम भी मिल सकता है इसमें। तो लेस लिक्विड में रिक्वायर इलिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम, कि भाई मैं लिक्विड नहीं कर सकता हूं, मुझे रिटर्न ज्यादा चाहिए, तो आपको रिस्क प्रीमियम, इलिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम मिल जाएगा किससे? अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट में। तो क्वेश्चन अगर ये भी आ सकता है कि आपको इलिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम इनमें से किस इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा, लिस्टेड इन्वेस्टमेंट पे, अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट पे, या फिर इक्विटी इन्वेस्टमेंट में, इस तरह से चीजें पे आएगी। तो जब कभी भी क्वेश्चन इस तरह का रहेगा तो अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट पे आपको क्या मिलता है? इलिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम, याद रखिएगा। अब बात करते हैं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज एंड रोल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका क्या है। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड इनकम की, बात आएगी मतलब डेप्ट। फिक्स्ड का मतलब है डेप्ट, ठीक है, तो डेट इंस्ट्रूमेंट ही फिक्स कहलाता है। तो फिक्स इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रैक्ट प्रोमाइजिंग पीरियोडिक कैश फ्लो टू इन्वेस्टर, जैसे बॉन्ड की बात करें तो वो भी क्या है, वो भी फिक्स्ड इनकम है। आपको रेगुलर इंटरवल पे इन्वेस्टमेंट, आप जब आप करते हैं बॉन्ड पे इन्वेस्टमेंट तो आपको रेगुलर इंटरवल पे आपको कूपन मिलता है, कूपन रिटर्न मिलता है। तो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट ही होता है वो भी, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं। अच्छा, एक चीज और, इक्विटी में क्या होता है, जब आप इक्विटी लेते हैं तो आप ओनर रहते हैं, ओनरशिप आपके पास आती है। लेकिन जब आप फिक्स्ड सिक्योरिटी में, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बॉन्ड हो गया, डिबेंचर्स हो गया, इसमें करते हैं तो आप लेंड करते हैं कंपनी को। यहां पे आप ओनरशिप नहीं रहता है, आप क्या करते हैं, कंपनी को लेंड करते हैं, बदले में आपको क्या मिलता है, उसका आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट ये वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो इन्वेस्टर को पीरियोडिक कैश फ्लो देने के लिए प्रॉमिस करते हैं, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये ट्रांसफरेबल भी हो सकते हैं और नॉन ट्रांसफरेबल भी हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। और अगर इसको फर्दर क्लासिफाइड कीजिएगा तो कैन बी ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल। फर्दर क्लासिफाई कीजिएगा इसको तो गवर्नमेंट डेप्ट सिक्योरिटीज इशूड बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट डेप्ट सिक्योरिटीज होती है वो गवर्नमेंट इशू करती है, और जो कॉर्पोरेट डेप्ट सिक्योरिटीज होती है वो नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज, जो प्राइवेट कंपनी इशू करती है। पर्पस क्या होता है, तो जैसे अगर गवर्नमेंट कोई करती है इस तरह से,
तो वेरियस प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज़ के लिए रेस करती है कि कोई पर्टिकुलर सड़क बनाना है, कोई ब्रिज बनाना है, गवर्नमेंट के पास वो चाहती है, पब्लिक से पैसा लेना चाहती है, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी डेब्ट बॉन्ड इशू कर देती है पब्लिक को 10 साल के लिए कि 10 साल में आपको रिटर्न मिलेगा। कॉर्पोरेट भी होता है, कई बार कोई प्रोजेक्ट है, कोई बड़ी कंपनी है, कुछ लाना चाहती है, वो भी बॉन्ड इशू करती है, तो इसमें आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है, जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं, है ना। तो ये है आपका फिक्स सिक्योरिटीज। अब हाई यील्ड वर्सेस इन्वेस्टमेंट, जब कभी भी आप बॉन्ड लेंगे ना, फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट की बात आएगी तो बॉन्ड की भी बात आएगी। अब बॉन्ड कौन इशू करता है उस पर डिपेंड करता है। तो क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है। क्या है? एक रेटिंग एजेंसी है जो क्या करती है, बॉन्ड को रेटिंग देती है कि कितना सेफ है ये। तो जैसे आप अगर इसकी बात करेंगे तो क्रिसिल अगर कोई ट्रिपल ए देता है, तो वैसे इंस्ट्रूमेंट जब ट्रिपल ए रेटिंग है किसी बॉन्ड का, तो इंस्ट्रूमेंट विद दिस रेटिंग आर कंसीडर्ड टू हैव द हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेफ्टी रिगार्डिंग टाइमली सर्विंग ऑफ द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। सच इंस्ट्रूमेंट कैरीज लोएस्ट क्रेडिट रिस्क। तो ये जनरली गवर्नमेंट वगैरह इशू करती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और सबसे लोएस्ट रिस्क वाली चीज माना जाती है जिसमें ट्रिपल ए है, इसका रिटर्न कम होता है। उसी तरह डबल ए है, इसका रिस्क थोड़ा इसके मुकाबले ज्यादा होगा और रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होगा। उसी तरह ए है, ये एडिक्वेट सेफ्टी है, हाई सेफ्टी डबल ए, हाईएस्ट सेफ्टी याद रखिएगा ट्रिपल ए, हाई सेफ्टी डबल ए, एडिक्वेट सेफ्टी ए, और ट्रिपल बी वो होता है क्या है, मॉडरेट सेफ्टी। इससे नीचे फिर जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो रिस्की हैं। तो इससे नीचे इन्वेस्टमेंट करने के लिए मतलब आप रिस्क में जा रहे हैं, ट्रिपल बी के नीचे नहीं जाना है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हाई यील्ड वर्सेस इंस्ट्रूमेंट ग्रेड है। कौन इशू करता है? क्रिसिल इशू करता है। गवर्नमेंट वर्सेस कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज issued by central and government, for example treasury bill, bond, low default risk, consider risk free gilt edge instrument। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसको शॉर्ट में हम लोग इस तरह भी लिखते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इस तरह भी लिखते हैं, ये सिक्योरिटीज सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशूड होता है और इसको गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल के थ्रू या गवर्नमेंट बॉन्ड के थ्रू इशू करती है। क्योंकि ये सरकार के द्वारा इशूड होती है तो ये रिस्क ही बहुत कम होता है, इसको हम लोग रिस्क फ्री या गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर आ सकता है कि विच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज अ गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट, तो याद रखिएगा ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती है वो गिल्ट एज होती है और ये क्या होती है, रिस्क फ्री भी होती है। वहीं पे अगर कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्योरिटीज की बात करें तो ये कौन इशू करता है, ये इशू करता है जैसे कंपनीज हायर डिफॉल्ट रिस्क दैन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये प्राइवेट कंपनी इशू करती है, ये प्राइवेट कंपनी इशू करती है और इसके जो डिफॉल्ट होने की चांसेस है इसके मुकाबले ज्यादा होती है। हायर इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जहां पे ये आपको 5% देते हैं, ये हो सकता है आपको 9% दे या 8% दे। ठीक है, तो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट ड्यू टू डिफॉल्ट रिस्क, इसमें डिफॉल्ट ज्यादा रहता है। क्रेडिट स्प्रेड एल डिफरेंसेस, मैंने आपको पहले भी कहा था ये जो क्रेडिट स्प्रेड है मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इसको जहाँ 4% है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट स्प्रेड। मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो 5% का और कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज पे आपको रिटर्न मिल रहा है 9% का। इन दोनों का जो डिफरेंस है यील्ड का, ये टोटल 4% का डिफरेंस है। इस 4% को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट स्प्रेड। क्रेडिट स्प्रेड एक्ट एज अ रिस्क प्रीमियम, ये एक तरह का जो 4% है ये एक्स्ट्रा आपको क्या मिल रहा है, वो ही रिस्क प्रीमियम आपको कहलाता है, ये रिस्क प्रीमियम है। मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होता है अप टू 1 ईयर्स, 1 साल या 1 साल से नीचे की के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, लाइक ट्रेजरी बिल और कमर्शियल पेपर, ये इनके एग्जाम्पल हैं मनी मार्केट के। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है और इसकी जो मेच्योरिटी रहती है 1 साल से ज्यादा के लिए होती है, लाइक बॉन्ड एंड स्टॉक, और इसमें हायर अनसर्टेनिटी है इन कैश फ्लो में, रिक्वायर्ड टर्म प्रीमियम।
तो टर्म प्रीमियम का मतलब है कि आप अगर 10 साल 15 साल से ज़्यादा के लिए आप होल्ड करते हैं तो बदले में आपको टर्म प्रीमियम मिलता है कि आपने इतने दिन तक होल्ड किया है, तो उसका भी एक प्रीमियम मिलता है। किस में? कैपिटल मार्केट में। क्वेश्चन ये आ जाएगा कि टर्म प्रीमियम जो है वो आपको मनी मार्केट में मिलेगा कि कैपिटल मार्केट में मिलेगा। तो फिर आपका आंसर होगा जहां पे लॉन्गर ड्यूरेशन कैपिटल, ऑब्वियसली कैपिटल मार्केट में ही होगा। या क्वेश्चन आपसे इनडायरेक्टली नहीं ऐसे पूछेगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट associated with term premium, treasury bill, commercial bill, stock, bond, either of मतलब both of them, ऐसा करके आएगा कि स्टॉक रहेगा या फिर बॉन्ड रहेगा। तो आप हमेशा देखिएगा कि जो कैपिटल मार्केट वाले हैं, शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म वाले जो इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको टर्म प्रीमियम मिलेगा। अब बात करते हैं कमोडिटीज की। तो कमोडिटीज में क्या होता है कि आप ये जो होते हैं इनके टाइप, ये सॉफ्ट कमोडिटीज और हार्ड कमोडिटीज होते हैं। सॉफ्ट कमोडिटीज क्या होते हैं? पेरिशेबल होते हैं। पेरिशेबल का मतलब क्या होता है कि उनको रखना मुश्किल होता है, वो सड़ने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो सॉफ्ट कमोडिटी जैसे कॉर्न, व्हीट, इनको आप ज़्यादा दिन तक होल्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर पेट्रोल, उसको रखने के लिए बहुत सारा जगह चाहिए होगा। तो विद हायर प्राइस वोलेटिलिटी इन्फ्लुएंस बाय डिमांड, सप्लाई एंड वेदर कंडीशन। तो अगर मान लेते हैं कि आप बारिश के रेनी सीजन में ये खराब हो जाएगा आपका, तो प्राइस ऑब्वियसली डाउन हो जाएगी। और सप्लाई अगर मान लें डिमांड है तेल का या उससे कमोडिटीज रिलेटेड कोई भी चीज़ का, तो प्राइस अप होगी। डिमांड नहीं है तो प्राइस डाउन होगी। हार्ड कमोडिटीज जो माइंड होती है, जिसमें सबसे ऊपर गोल्ड और सिल्वर को माना जाता है, इसकी जो प्राइस होती है वो ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करती है। तो ये हमेशा प्रेफरेबल रहता है कमोडिटीज़ में, गोल्ड, सिल्वर। और इसमें जो बेनिफिट होता है इन्वेस्टमेंट का वो डाइवर्सिफिकेशन है कि अगर आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह के इन्वेस्टमेंट कुछ परसेंटेज आप कमोडिटीज़ में भी डाल सकते हैं। तो एक तो फ़ायदा है कि डाइवर्सिफिकेशन, लो कोरिलेशन विद द स्टॉक एंड बॉन्ड, मतलब इससे बहुत कम स्टॉक और बॉन्ड से रिलेशन होता है कि वहाँ पे अप एंड डाउन हो रहा है तो यहाँ पर भी अप एंड डाउन होगा, ऐसा नहीं होता है। सेफ हेवन माना गया है, गोल्ड को हमेशा सेफ हेवन माना गया है शुरू से ही। तो चाहे मार्केट कितना ही डाउन रहो, गोल्ड का जो प्राइस है उस तरह क्रैश नहीं होता है। तो गोल्ड इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज ए सेफ हेवन। तो गोल्ड व्यूड एज ए स्टेबल इन इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी रहती है, तो गोल्ड को सेफ हेवन और स्टेबल इन्वेस्टमेंट माना गया है। अब बात करते हैं रियल एस्टेट की। तो रियल एस्टेट क्या है? इसमें भी इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग। तो रियल एस्टेट इज द लार्जेस्ट एसेट्स क्लास माना जाता है, सिग्निफिकेंट ड्राइवर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। क्यों? क्योंकि देखिए रियल एस्टेट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां पे सबसे लार्जेस्ट एसेट्स क्लास माना जाता है। रियल एस्टेट इकोनॉमिक ग्रोथ का एक सिग्निफिकेंट ड्राइवर होता है और बहुत लोगों का पैसा इसमें इन्वेस्टेड होता है। तो जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें कोई भी इन्वेस्ट करता है वो इसलिए करता है कि उसका कैपिटल अप्रिशिएट हो एंड इनकम जनरेशन, जैसे अगर रेंट वगैरह उसमें आए, तो इस होप से करता है कि दो ही रहते हैं, एक कैपिटल अप्रिशिएशन प्लस रेगुलर इनकम जनरेशन। इसलिए ये रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या क्या होता है? एक डायरेक्ट ओनरशिप, आप ज़मीन खरीद ले, फ्लैट खरीद ले, ठीक है, कोई ज़मीन खरीदते हैं या फ्लैट खरीदते हैं। दूसरा रियल एस्टेट फंड्स आता है, REIT जो अभी न्यू है, INVIT भी एक नया आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी होता है। तो इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं? आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आपका फाइनेंशियल नहीं रहेगा, नॉन फाइनेंशियल ही कहलाएगा। तो इससे इन्वेस्टमेंट बेनिफिट क्या मिलेगा आपको? एक कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, ठीक है। तो रियल एस्टेट को अगर आप ब्रॉडली अगर कैटेगराइज किया जा सकता है, कैसे? कमर्शियल और रेसिडेंशियल। फिर बाद में आप इसको सिटी वाइज भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि टायर 1 सिटी, टायर 2, टायर 3। दिल्ली में जैसे दिल्ली, मुंबई, तो ये टायर 1 सिटी में आएंगे। फिर लखनऊ, पटना, ये सब टायर 2 सिटी में आएंगे। फिर उसके जो नीचे के सिटीज़ हैं
वो टायर 3 सिटी में आएंगे। तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप कहाँ पर किस सिटी में कर रहे हैं और कौन से लोकेशन पे कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका कैपिटल कितना अप्रिशिएट करेगा अकॉर्डिंगली। अब समझते हैं स्ट्रक्चर प्रोडक्ट क्या होता है। स्ट्रक्चर प्रोडक्ट एक कस्टमाइज इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। ये प्रोवाइड करता है रिस्क एडजस्टेड एक्सपोजर यूजिंग डेरिवेटिव्स। स्ट्रक्चर प्रोडक्ट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो स्पेशली बनाए जाते हैं ताकि इन्वेस्टर को रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिल सके। इसमें रिस्क और रिटर्न दोनों का एक बैलेंस बना करके दिया जाता है। ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक, बॉन्ड, करेंसीज, कमोडिटीज, इन सारे अलग अलग एसेट्स को मैच करके, मिला करके, साथ में लिंक भी कर दिया जाता है, उसके बाद एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट क्या है? इसको लिंक कर दिया जाता है किसके साथ? इक्विटी के साथ, कमोडिटीज के साथ, करेंसी के साथ। मान लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये निफ्टी 50 के साथ या बैंक निफ्टी के साथ इसको लिंक कर दिया गया कि जैसे जैसे निफ्टी 50 परफॉर्म करेगा आपका वो परफॉर्म करेगा। क्या? ये स्ट्रक्चर प्रोडक्ट। तो ये एक तरह का क्या हो गया? ये अंडरलाइंग एसेट्स हो गया, अंडरलाइंग एसेट्स हो गया। तो यूजिंग डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स मतलब अंडरलाइंग एसेट्स। तो फ्लेक्सिबल टर्म्स इसमें होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आप ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। कैपिटल प्रोटेक्शन आपका 0 से 100% वेरी करता है। कुछ स्कीम होगा जहां पे बोलेगा 100% आपका कैपिटल जो है वो सेफ रहेगा। फिर आपका 50% कैपिटल आपका जितना है इक्विटी में लगेगा, बाकी 50% आपका किसी दूसरे में, कमोडिटीज में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ये वेरी करता है 0 से 100% किस तरह का प्रोडक्ट है। इसका रिस्क कंसिडरेशन की बात करें तो परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन द अंडरलाइंग स्ट्रैटेजी। अंडरलाइंग स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको कहा कि गोल्ड में लगा हुआ है, इस गोल्ड में, तो गोल्ड जिस तरह से परफॉर्म करेगा तो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। या फिर आपका निफ्टी 50 पे लग गया है, इससे लिंक कर दिया गया है, तो ये जैसे परफॉर्म करेगा तो आपका जो रिस्क है वो डिपेंड करेगा। ये अगर डाउन है तो ये भी प्रोडक्ट जो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट है अगर इससे लिंक्ड है तो ये भी डाउन हो जाएगा। नॉट गारंटी रिटर्न, इसमें गारंटी कोई भी रिटर्न नहीं होता है। अब आते हैं डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस सिक्योरिटीज क्या बोलते हैं? डिस्ट्रेस सिक्योरिटीज का मतलब ये है कि उन कंपनी की इक्विटी या डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो फाइनेंशियली डिस्ट्रेस में होते हैं या बैंक्रप्सी के करीब होते हैं। यानी वो कंपनी है जिनकी फाइनेंशियल हेल्थ थोड़ी सी वीक है, तो वैसे को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रेस सिक्योरिटीज। तो डेफिनेशन क्या है? सिक्योरिटीज ऑफ कंपनीज इन फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और नियर बैंक्रप्सी। फॉरेन एंजल्स मतलब पहले कभी वो बड़े कंपनी थी, मतलब सिक्योरिटीज में, इन सिक्योरिटीज को अक्सर हम लोग फॉरेन एंजल्स भी कहते हैं क्योंकि वो कभी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी हुआ करती थी जो अब फाइनेंशियली प्रॉब्लम झेल रही है या फिर इश्यू आ रहे हैं उसमें, इसीलिए इसको बोलते हैं फॉरेन एंजल्स। अपॉर्चुनिटी अवेलेबल एट डिस्काउंट बट रिक्वायर्ड एडवांस वैल्यूएशन स्किल। तो ये डिस्काउंट रेट पे तो ये मिलते हैं, आम जैसे सिक्योरिटीज है, आम सिक्योरिटीज से ये डिस्काउंटेड रेट पे मिलते हैं क्योंकि ये डिस्ट्रेस में रहते हैं, बैंक्रप्सी होने वाले होते हैं। तो इन सिक्योरिटीज को आप यूजुअली बहुत बड़े डिस्काउंट पे खरीद सकते हैं क्योंकि कंपनी की जो कंडीशन है वो वीक होती रहती है। लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको बिजनेस वैल्यूएशन और एनालिसिस की स्किल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ये आमतौर पे जो हाईली स्किल्ड आदमी होते हैं वैल्यूएशन में और एनालिटिक्स में, कि लगाने के बाद वैल्यू लगाए कि हाँ इसमें कि अगर डूब भी गई तो बैंक्रप्सी में कितने पैसे आपको मिलेंगे लिक्विडेशन पे, या अगर अच्छा भी कर सकती है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हायर रिस्क होता है, सबसे ज़्यादा बहुत हाई रिस्क होता है, नॉट सुटेबल फॉर ऑल इन्वेस्टर, पॉपुलर विद द हेज फंड। हेज फंड जो बिल्कुल आगे चल कर के ये सोचते हैं कि एक जो हेज फंड मैनेजर होते हैं वो आपको आगे एनालाइज करके, रिसर्च करके, सारी चीज़ों को देख करके फिर वो बताते हैं कि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हेज फंड का मतलब ये होगा कि फ्यूचर में अगर आपका जो पैसा है वो डाउन ना हो उसके लिए आप पहले से एक्सपेक्यूलेशन कर देते हैं, हेज कर देते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, इसमें एक पोटेंशियल रिस्क डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट है।
अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और पोर्टफोलियो बनाते हैं तो एक पोटेंशियल रिस्क डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिल सकता है। अगर ये कंपनी अच्छी कर गई, अच्छा परफॉर्म कर गई, तो फिर आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। एक और भी इन्वेस्टमेंट है अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। ये थोड़ा ट्रेडिशन नहीं है। इसमें जैसे क्या है कि बहुत सारे लोग आर्ट, पेंटिंग, स्टैम्प्स, क्वाइंस में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और शौक रखते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है। इसमें भी बेनिफिट होता है। ये लॉन्ग टर्म रिटर्न है। इसमें ये इंस्ट्रूमेंट लॉन्ग टर्म में मॉडरेट रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। इनका जो कोरिलेशन इक्विटी और बॉन्ड के साथ लो होता है, इनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, जो एक तरह का रिस्क डाइवर्सिफिकेशन के लिए अच्छा हो सकता है। कि अगर रिस्क डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म रिटर्न है इसमें, मॉडरेट विद लो कोरिलेशन टू ट्रेडिशनल एसेट्स, जो मैंने अब आपको बताया कि स्टॉक, बॉन्ड, इससे इनका कोरिलेशन बहुत कम होता है। और चैलेंजेस इसमें लेकिन कुछ कुछ हैं, जैसे ये हाई एंट्री कॉस्ट है। आप अगर कोई पेंटिंग खरीदते हैं, पेंटिंग ही 10 लाख रुपए का हो, बाद में भले ही आप उसको 10 साल 5 साल के बाद आप बेच दे ज़्यादा कॉस्ट में, लेकिन एंट्री कॉस्ट जो होता है वो हाई होता है। और यूनिक पीसेस, लो लिक्विडिटी, तो यूनिक एंड अनरेगुलेटेड मार्केट होता है ये एक तरह से। तो आर्ट मार्केट अनरेगुलेटेड होता है, इसमें कुछ भी कोई रेगुलेशन नहीं होता है कि सेबी की तरह स्टॉक और बॉन्ड मार्केट को रेगुलेट करते हैं। आर्ट मार्केट अनरेगुलेटेड होता है और हर आर्ट वर्क यूनिक होता है। यानी आप जो आर्ट पीस को सेम क्राइटेरिया पे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इस वजह से इन इन्वेस्टमेंट में एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हर कोई इन्वेस्टमेंट इस तरह की चीज़ों में नहीं करता है। और एक होता है इसमें इलिक्विडिटी फैक्टर भी इसमें होता है। तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज नीडेड, आर्ट इन्वेस्टमेंट फंड ऑफर इनडायरेक्ट एक्सपोजर। लो लिक्विडिटी मतलब इलिक्विडिटी, जल्दी आप इसको लिक्विडेट नहीं कर सकते हैं। तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज नीडेड, आर्ट इन्वेस्टमेंट फंड ऑफर इनडायरेक्ट एक्सपोजर। अब बात करते हैं चैनल फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट। क्या क्या ऑप्शन है जिससे हम और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ टू इन्वेस्ट, ये है कैसे कर सकते हैं। पहला तो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आप ब्रोकर हैं, डिपॉजिटरी या फाइनेंशियल एडवाइजर का यूज़ कर सकते हैं, जो आपको बाय सेल करने में हेल्प करते हैं। जैसे अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन क्या है कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और थ्रू मैनेज पोर्टफोलियो, खुद से कर लीजिए, या फिर इन जैसे लोगों के लिए ब्रोकर, डिपॉजिटरी या फाइनेंशियल एडवाइजर का आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। अब ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर बात करें तो कौन क्या क्या चीजें हैं। तो परचेज सिक्योरिटीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कमोडिटीज और एसेट्स डायरेक्टली आप खुद खरीद लेते हैं। यूज इंटरमीडियरीज लाइक ब्रोकर, डिपॉजिटर एंड सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर RIA, इनको भी आप यूज कर सकते हैं। इनके थ्रू आप ले सकते हैं। ये आपके डायरेक्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के। अब बात करते हैं मैनेज पोर्टफोलियो के, कि आपका जो पोर्टफोलियो हो वो आपके बिहाफ में कोई मैनेज करे। तो मैनेज पोर्टफोलियो, इसमें से आप इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। इन जो पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं वो आप एक तरह से इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी आप किसी फंड में पैसा लगाते हैं जो आपको बिहाफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास 1 लाख है, आप शेयर या बॉन्ड में आपने इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जैसे आपने म्यूचुअल फंड लिया, तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं। तो आपने म्यूचुअल फंड के थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब म्यूचुअल फंड जो AMC है, फंड मैनेजर है, वो अब बताएगा, वो सोचेगा, वो वही करेगा कि इस पैसे को कहाँ लगाया जाए। तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाते हैं डायरेक्टली, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगाते हैं मार्केट में। तो ये मैनेज पोर्टफोलियो होता है एक तरह से। तो ये क्या होता है, एक इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अप्रोच है। पुल मनी टू इन्वेस्ट इन वेरियस सिक्योरिटी, पैसे को पुल करते हैं और अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, लोअर कॉस्ट एंड एक्सपर्टीज। तो
मैनेज पोर्टफोलियो, इसमें से आप इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी आप किसी फंड में पैसा लगाते हैं जो आपके बिहाफ में इन्वेस्टमेंट करता है। मैनेज पोर्टफोलियो प्रोफेशनली मैनेज होते हैं और टाइम एक्सपर्ट सर्विस का फायदा मिलता है आपको कि हाँ, इन्हें जो एक्सपर्ट होते हैं वो हेल्प करते हैं आपको कि किन किन जगह पे आपका पैसा लगना चाहिए, कहाँ कहाँ लगाया जाए, इससे आपको फायदा मिलता है, उसके बदले में वो थोड़ा सा चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग म्यूचुअल फंड की, जैसा मैंने आपको कहा कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड आपके और दूसरे इन्वेस्टर के पैसे को पुल करके अलग अलग सिक्योरिटीज में, शेयर, बॉन्ड में वो इन्वेस्ट करते हैं। इससे फायदा ये होता है कि आपको प्रोफेशनली जो मैनेजमेंट है और रिस्क डाइवर्सिफिकेशन है वो दोनों मिल जाता है कि एक आपका जो फंड है वो प्रोफेशनली हैंडल कर रहा है कोई, और आप खुद से नहीं कर रहे हैं, और रिस्क डाइवर्सिफिकेशन जो प्रोफेशनल है वो सोच करके करते हैं। दूसरा है एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, AIF। ये भी एक क्या है, मैनेज पोर्टफोलियो, जिसको आगे हम लोग देखेंगे। फिर है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, PMS, इसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। तो जैसा मैंने आपको कहा कि पुल्ड सेविंग इन्वेस्ट इन डाइवर्सिफाइड एसेट्स, सारे के पैसे को पुल कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। बेनिफिट इंक्लूड प्रोफेशनल आपको मिल जाते हैं, मैनेज करते हैं जो आपके फंड को, डाइवर्सिफिकेशन एंड कन्वीनियंस, मतलब 500 से भी आप शुरू कर सकते हैं, तो ये कन्वीनियंस है। इसको रेगुलेट कौन करता है, सेबी। तो म्यूचुअल फंड रेगुलेशन एक्ट 1996 के थ्रू ये रेगुलेट भी होता है सेबी के लिए। ड्रॉबैक इसमें है कि नॉट रिस्क फ्री, ये रिस्क फ्री नहीं होता है म्यूचुअल फंड, दो इट इज मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल, इट इज देयर इज अ डाइवर्सिफिकेशन इन योर इन्वेस्टमेंट, बट स्टिल इट इज नॉट रिस्क फ्री और क्विक प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट, कि आप 1 महीने 2 महीने में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये ड्रॉबैक है कि रिस्क फ्री नहीं होता और क्विक प्रॉफिट आपको इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलेगा। किसमें, म्यूचुअल फंड में। अब बात करते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, AIF। इसका भी एक सेपरेट आपको, जब अगर आप पोर्टफोलियो अभी आप इस कोर्स को कर रहे हैं और PMS को आप हैंडल करना चाहते हैं, तो PMS आपको NISM 21 को क्वालिफाई करना है। लेकिन अगर आप इस पोर्टफोलियो को हैंडल करेंगे तो इसमें भी आपको एक स्पेशलाइज सर्टिफिकेशन है जो NISM का, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको हैंडल कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका जो मिनिमम क्राइटेरिया है 1 करोड़ एंड अबव ही आप इसको हैंडल कर सकते हैं। किसको, इसको, AIF को। तो ये एक प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट है, टारगेट सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर, जो बहुत सोफिस्टिकेटेड है वो उनको टारगेट करता है। तो AIF वो फंड है जो प्राइवेट इन्वेस्टर से पैसा पुल करते हैं और कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। ये 3 कैटेगरी में बेसिकली होते हैं। तो एक कैटेगरी 1, ये सोशली इकोनॉमिकली बेनिफिशियल सेक्टर, जैसे वेंचर कैपिटल, SME फंड, एक इसमें पैसा फंड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा है कैटेगरी 2, जिसमें प्राइवेट इक्विटी, डेब्ट फंड और विदाउट इंसेंटिव्स, ये दूसरी कैटेगरी है। ये विदाउट इंसेंटिव्स का मतलब है गवर्नमेंट इसमें कोई इंसेंटिव्स नहीं देती है। कैटेगरी 1 में अगर आप लगाते हैं तो जैसे मान लेते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें या गवर्नमेंट कोई स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, उसमें अगर आप पैसा लगाते हैं तो गवर्नमेंट आपको क्या देती है, इंसेंटिव देती है। इसमें ये अगर कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 1 में आपने लगाया तो गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देती है। कैटेगरी 2 में ये प्राइवेट इक्विटी है, इसमें कोई गवर्नमेंट या डेब्ट फंड में लगाए तो इसमें आपको कोई इंसेंटिव गवर्नमेंट नहीं देती है। दूसरा कैटेगरी है जो तीसरा है वो हेज फंड एम्प्लॉइंग कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज एंड लेवरेज। तो हेज फंड जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और लेवरेज यूज करते हैं वो आपके इसको हैंडल करते हैं। तो ये क्या है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। अब हम लोग बात करेंगे PMS की। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, ये क्या है, ये भी एक तरह का क्या है, मैनेज्ड कस्टमाइज मैनेजमेंट होता है। इसमें टेलर्ड पोर्टफोलियो है। इसको शुरू करें, मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट कितना है, 50 लाख, उसमें 1 करोड़ था, म्यूचुअल फंड में 500 है। ये सोफिस्टिकेटेड ये भी है, लेकिन थोड़ा AIF से कम है। इसका जो फी स्ट्रक्चर है, इसमें जो प्रोफेशनल होते हैं वो फी स्ट्रक्चर रहते हैं कि वो फिक्स रहता है कि इतना पैसा उनको चाहिए होगा कमीशन, या फिर उनको जो फी है उनका वो चाहिए होगा। दूसरा होता है परफॉर्मेंस बेस्ड, कि ठीक है आपको अगर 20% से ज़्यादा मिलता है तो मेरा इतना रहेगा,
या दोनों रहेगा, फिक्स्ड भी रहेगा और परफॉर्मेंस बेस्ड भी रहेगा। तो ये भी होता है। इसमें टाइप दो तरह के होते हैं, एक डिस्क्रेशनरी होता है जिसमें मैनेज इंडिपेंडेंटली बाय पोर्टफोलियो मैनेजर, मतलब आप कुछ नहीं करते, आपने अपना पैसा दे दिया, अब आप मैनेज कीजिए मेरे फंड को। वो उस टाइप के इन्वेस्टमेंट को पीएमएस में डिस्क्रेशनरी बोलते हैं। और एक होता है नॉन डिस्क्रेशनरी, इसमें क्या होता है कि मैनेज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, आप डायरेक्शन देते हैं और वो आपको आपके फंड को मैनेज करते हैं कि आपके डायरेक्शन के हिसाब से फिर वो सेल और परचेज करते हैं। तो ये क्या है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। अब अगर इसकी कंपेयर करें तीनों में, तो कॉमन फ्यूचर है क्या है कि ये तीनों को सेबी रेगुलेट करती है। तीनों में डिफरेंस क्या है, म्यूचुअल फंड बहुत स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड होती है क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर इसमें ज्यादा होते हैं। एआईएफ का रिक्वायरमेंट क्या है, 1 करोड़ मिनिमम, कैटर टू इंस्टीट्यूशन एंड हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर। पीएमएस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख है और पर्सनलाइज इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होता है। तो ये कंपेयर था इसमें म्यूचुअल फंड, एआईएफ एंड पीएमएस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। ऑल द बेस्ट।